हेलो स्टूडेंट, मैं एम सर और आप सभी को फिर से एक बार नए वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 16 तारीख को है, मैट्रिक का मैथ का। तो उसमें आप लोगों को बहुत है, ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड होता है, जनरली सोचा जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा तो बहुत ही ईजी है। जैसे आपको 40 जो फर्स्ट टर्म का 40 MCQ दिया जाएगा, बहुत ही आसान सवाल पूछता है। दो एक क्वेश्चन होगा जो बहुत ही हार्ड है, लेकिन बाकी सब इजी है। चलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस प्रकार ये आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर में क्या आएगा, 120, 220, 150, कुछ भी एक संख्या आपको उठा कर दे देगा और बोलेगा कि इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 120 जो भी संख्या रहेगा उसको क्या करना है, एलसीएम करना है। यानी आप आराम से इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 60 हो जाता है। 2 को फिर से 60 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो इसमें 30 आ जाता है। और 2 को 15 कीजिए तो 3 5 15 हो जाता है। तो देखिए इसमें कितना 2 आ गया, 3 2 और 1 3 5, इस प्रकार है। तो आप लोग सीधा देखिएगा, आंसर में जाइएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो कितना आसान सवाल है। इसके बाद आपको 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ सकता है कि कोई एचसीएफ और एलसीएम जो है ये दिया रहेगा और उसमें दिया रहेगा एचसीएफ या एलसीएम, और पूछ देगा कि इसका एलसीएम कितना है। मतलब एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछेगा, या एलसीएम दे देता है, एचसीएफ पूछ लेता है। कुछ भी नहीं आपको सोचना है, जो 2 संख्या दिया रहेगा उसको गुना के रूप में बैठाइए। यहाँ दिया है 306 दीजिए और उसके साथ गुना करके आप जो संख्या रहेगा, जैसे यहाँ है 657, और एचसीएफ दे चाहे एलसीएम दिया उसको नीचे बैठा दीजिए। यहाँ 9 दिया है एचसीएफ, आप इसको काट दीजिए, आराम से काट दीजिएगा। 3 9 27, 4 9 36, इसको इससे गुना कर दीजिए तो एलसीएम निकल जाएगा। अगर यहाँ आपको एलसीएम दिया रहेगा तो एलसीएम बैठा दीजिएगा, क्योंकि एक सूत्र ही होता है कि दिया हुआ 2 संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। कितना आसान है। 3 नंबर में देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि 15 और 25 का एचसीएफ कितना होता है। कितना आसान सवाल पूछता है। आप 15 को अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 3 5 15, और 25 को कर दीजिए 5 5 25। तो दोनों लाइन में क्या कॉमन है, 5 है, तो यही होता है एचसीएफ। इतना आसान सवाल पूछता है, आप लोग ये सब ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार कई क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान पूछा गया है। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन 7 नंबर में जो दिया है, ये तो एक छोटा बच्चा भी ज्ञात कर लेगा कि आपको x जो दिया है ये x रहेगा, y रहेगा। आपको सिर्फ देखना है कि जो ग्राफ खींचा गया है क्या वो x जो अक्ष है उसको टच करता है। जितना बिंदु पर टच करता है वही उसका शून्यकों की संख्या होता है। देखिए जैसे यहाँ x अक्ष को ये टच किया ही नहीं है, ये जो रेखा है, ये जो ग्राफ है, इसीलिए इसका शून्यकों की संख्या कितना है, 0 है। तो इतना आसान सवाल पूछता है। तो अगर 8 नंबर 9 नंबर में देखिएगा कि आपको संगत, असंगत, संपाती, असंपाती, प्रतिच्छेद, इस प्रकार का एक आदित्य हल होगा। तो इसके लिए आपको जो 12वां किताब है, 12वां किताब के 78 पेज में दिया हुआ है। आसानी से आप हल कर दीजिएगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कब किस कंडीशन में एक आदित्य हल होता है या कोई हल नहीं होता है, संपाती होता है, समांतर होता है, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आपको सिर्फ ज्ञात करना होगा कि यहाँ जो समीकरण दिया रहेगा तो क्या A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बटा C2, कभी कभी बराबर नहीं रहेगा, कभी बराबर रहेगा। किस स्थिति में क्या होगा ये आसानी से आप हल कर सकते हैं, तो सिर्फ वो ध्यान दीजिएगा। तो ये सब आसान सवाल है। इसके बाद देखिए 12 नंबर में वही क्वेश्चन पूछा गया है जो हम कंडीशन बताए कि A1 बराबर A2। तो कब कोई हल नहीं जो होगा वो किस स्थिति में होगा, संगत, संपाती, असंगत। तो ये इसमें से आपको 3 क्वेश्चन फंस जाता है, तो ज़रूर देख के जाइएगा कि किस स्थिति में क्या होता है। तो ये भी आता है। इसके बाद एक आसान सा सवाल पूछता है कि कौन सा समीकरण द्विघात है, या पूछ देता है 4 को ऑप्शन दे के कि कौन सा समीकरण द्विघात नहीं है। आप देख के ही बता दीजिएगा कि समीकरण द्विघात होगा या नहीं। द्विघात समीकरण के लिए x स्क्वायर मतलब उसका घात 2 होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर है, मतलब ये दिक्कत है ही नहीं है। बी नंबर में देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में स्क्वायर नहीं है, मतलब ये दिक्कत होगा ही। ये आप देख कर ही बता दीजिएगा। तो इस प्रकार दिक्कत इसमें डी में भी सही आंसर है, सी डी दोनों सही है। देखिए यहाँ ये नंबर में आगे जाइएगा तो x को x से जैसे ही गुना कीजिएगा
एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर आ जाएगा राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है यानी कट जाएगा, तो ये दिखा समीकरण नहीं होगा। तो देख कर ही बता दीजिएगा, यह सब आसान क्वेश्चन होता है। इसके बाद अगर बात करें तो 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 तक ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन है विविधकार वाला। यानी इसमें आपको एक समीकरण दिया रहेगा, आपको ए बी सी, जैसे यहाँ अगर इस समीकरण को ले लेते हैं तो यहाँ ए बराबर हम लोग ए लिखेंगे, बी बराबर भी 1 लिखेंगे, सी बराबर कितना लिखेंगे -1 लिखेंगे। फिर एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है डी, जिसे विविधकार कहा जाता है। डी बराबर होता है b² - 4ac। तो इस प्रकार उसका मान रख दीजिएगा तो डी का मान आ जाएगा। कभी कभी पूछता है कि वास्तविक है या समान है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक है तो क्या भिन्न है, तो इस प्रकार। तो ये तो हम लोग आसानी जानते हैं कि डी का मान अगर 0 होता है तो ये वास्तविक और समान होता है, बस इतना ही जानना है। इसके बाद अगर डी का मान अगर माइनस चला जाता है तो सीधा लिख देना है कि वास्तविक नहीं है, और इसमें समान असमान के प्रश्न ही नहीं है क्योंकि ये वास्तविक है ही नहीं। अगर डी का मान 0 से बड़ा है यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी है तो आपको लिख देना है। जैसे 2 अगर होता है तो वास्तविक भी है और ये भिन्न है यानी असमान है। इस प्रकार आप फिर अगर इसमें अगर मूल ज्ञात करना देता है तो आपको तो पता है कि मुझे एक फार्मूला होता है एक्स बराबर क्या होता है -b ± √d बटा कितना होता है 2a। तो इस प्रकार आप लोग आसानी से मूल को भी निकाल सकते हैं। तो इससे 4 क्वेश्चन लगभग आ जाता है, तो इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए 20 नंबर तक एक क्वेश्चन है कि मूल ज्ञात कीजिए, तो उसी प्रकार आप लोग मूल निकाल सकते हैं। इसके बाद एक आसान सा सवाल ये भी रहता है आपका AP यानी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। इससे 2-3 क्वेश्चन फंसता है। आराम से आप कितना ये सब फार्मूला होता है, पूछा है कि AP क्या है, इसमें आप AP क्या है। अगर वो समान रूप से बढ़ता है तो AP है। जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 हो गया है, मतलब ये जो समान रूप से नहीं, पहले 2 बढ़ा इसके बाद 4 बढ़ गया, तो ये नहीं है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, लगातार 2 बढ़ रहा है, इसीलिए यही समांतर श्रेणी है। ये तो छोटा छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ जो पूछता है कोई एक समांतर श्रेणी देता है और 10वां पद पूछता है, तो आपका सीधा इसमें फार्मूला क्या लगा देना है, ये प्लस अगर 10वां पद पूछा है तो 9d करना है, 12वां पद पूछता है तो 11d करना है। तो ये का मान रख देना है, पहले वाला मान ए का होता है, इसके बाद प्लस 9 करके आप d का मान क्या है, d मतलब सर्वांतर, मतलब कितना करके बढ़ा है या घटा है। तो इसमें कितना हो, देखिए 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 12 है यानी 5 बढ़ रहा है, तो आप d का मान 5 रख देंगे। तो आराम से ये प्लस 9 × 5 करेंगे तो 47 आंसर आ जाएगा। तो ये आसान सा सवाल है। इस प्रकार 24 नंबर में ये पूछा गया है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या हो। अब विषम संख्या 0 से 50 में तो है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है 1 से, क्योंकि 0 और 50 के बीच, और ख़त्म कहाँ हो जाता है 49 में ख़त्म हो जाता है। अब ये हो गया ये, अब 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, तो कितना करके बढ़ रहा है, 2 करके बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या क्या निकला, मुझे यहाँ निकल गया कि ए का मान जो है वो 1 है, डी का मान जो है ये क्या है 2 है, क्योंकि 2 करके बढ़ेगा, और जो लास्ट पद 49 है वो लास्ट पद होता है जिसका ये n कहा जाता है 49। यहाँ से आप निकाल लीजिए पहले n, फिर आराम से निकाल लीजिएगा SN के फार्मूला से पूरा योग। तो आप लोग फार्मूला थोड़ा याद रखिएगा, इस प्रकार आसानी से ही निकल जाएगा। देखिए एक आसान सा सवाल ये पूछा जाता है कि सभी वृत्त क्या होता है, वो आँख मूंद कर दे दीजिए समरूप, और कुछ नहीं आपको सोचना है। जैसे 26 नंबर में भी आसान सवाल होता है, इसमें एक दिया रहता है त्रिभुज और उसको समांतर रूप से काट दिया जाता है। अब 4 जो डिवाइड हो गया 4 भागों में, इधर 1 2 3 4, तो इस 4 भागों में आपको 3 भागों का मान दिया रहेगा, 1 भाग पूछेगा। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ये जो है AD, ये लिख दीजिए AD, नीचे लिख दीजिए इसके नीचे ये वाला क्या है BD, और समान रूप से लिख दीजिए ये वाला क्या है ये E, और नीचे लिख दीजिए EC। हो गया, ये होता है फॉर्मूला। मान लीजिए अब जो 4 मान में 3 मान आपको दिया रखा है वो बैठा दीजिए, और चौथा मान आराम से निकल जाएगा। क्रॉस गुण कर दीजिएगा, बज्र गुणन, आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद
कितना आसान सवाल पूछता है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। अब संगत कोण, दो त्रिभुज का संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा, तो क्या होगा, इसमें होता है ये कितना आराम से, जब दो त्रिभुज का संगत कोण बोला गया है। अब संगत कोण जब बोल दिया है तो भुजा के बारे में हम सोचेंगे नहीं, और कोण क्या होता है, एंगल होता है, एंगल मतलब ये तीनों कोण बराबर है, तो ये आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एकदम आसान सा सवाल है। ये 60, इधर भी 60, ये 80, ये 40, ये 40, इसमें क्या है, इसमें कोणों का मान जो है ये समान दिया गया है और किसी भी प्रकार का संगत कोण जो है वो बदला नहीं गया है। तो आप लोग इसका सीधा आंसर ये भी सी समांतराल पी क्यू आर यानी डी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत ही आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। 29 में दिया है कि भुजा, किसी त्रिभुज का भुजा के अनुपात 4:9 है तो क्षेत्रफल, याद रखिएगा कि जो भुजा देगा उसको सिर्फ स्क्वायर कर देना है। अब 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है अनुपात 16:81। तो ये सब बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से आप लोगों को 40 में 40 फर्स्ट टर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कितना आसान को सवाल पूछा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 2a, यानी एक त्रिभुज है उसका क्या है, उसका सभी भुजा 2a होगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो 2a हो गया सब में। अब उसके शीर्ष लंब, अब इधर से अगर हम लोग खींच देंगे, यहाँ अगर d दे देते हैं तो इधर तो पूरा तो 2a है, तो यहाँ कितना हुआ ये, अब पाइथागोरस नियम के अनुसार कर्ण स्क्वायर मतलब कितना 2d स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब ये हम लोग कितना लिखें, ये डी स्क्वायर प्लस अगर हम लोग आधा करते हैं तो आधा, क्योंकि यहाँ हाफ लिए हैं इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। यहाँ से आराम से आप निकाल दीजिएगा तो आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। 31 में देखिए, कोई एक त्रिभुज है, ये बी 6√3, ए सी 12, बी सी 6, तो कोण बी का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार का आंसर आएगा ना, तो ये ट्रिक याद रखिएगा, रिस्क ले लीजिएगा थोड़ा सा। अगर तीनों भुजा का मान दिया रहे तो आप सीधा लिख दीजिएगा कि 90 डिग्री कोण है, क्योंकि वैसे ही पूछेगा ही कि ये समकोण वाला ही क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप लोगों को सीधा लिख देना है 90 डिग्री, यानी ये पाइथागोरस का वो सूत्र को क्या करता है, ये फॉर्मूला को साबित करता है। 32 नंबर में देता है कि एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखाएं हो सकता है। एक वृत्त में कई स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अपरिमित रूप से आने बहुत आसान सवाल है। 34 भी आसान है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। 35 नंबर को अगर बोलिएगा तो 2 सकेंद्रीय, ये 2 सकेंद्रीय मतलब 2 वृत्त है, उसका दोनों का ही जो केंद्र है वो एक ही है, तो उसमें क्या कह रहा है कि एक का है 3 और एक का है 5 दिया गया है। तो उस वृत्त का सबसे बड़े जीवा, अगर इस जीवा को अगर खींच देते हैं तो यहाँ से यहाँ जो निकला जीवा, तो इसका कितना मान निकल जाएगा, तो ये पाइथागोरस के नियम के अनुसार आराम से निकल जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा कि किस प्रकार आपको आंसर करना है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कौन सा मैथ आपको समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में यही बताना आ रहा हूँ कि आराम से आप 40 में 38-39 तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ही देखिए 36 नंबर में क्या है कि थीटा केंद्रीय और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एक्चुअली इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल जब भी पूछे पाई आर स्क्वायर खोजिएगा, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर θ/360, ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, मतलब फॉर्मूला ही पूछ दिया है। 37 नंबर में आसान सा सवाल पूछा है कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या है। हम लोग जानते हैं कि ये जो व्यास है ये सबसे बड़ा होता है, और वृत्त का सबसे बड़ा जीवा ये व्यास ही होता है। नंबर 38 देखिए कि आर त्रिज्या वाले उस चाप की लंबाई, जब चाप की लंबाई पूछे तो परिमाप, वृत्त का परिमाप वाला सूत्र याद रखिएगा 2πr होता है, क्योंकि यह त्रिज्या बोला गया है इसीलिए θ/360 होता है। तो आप खोज लीजिएगा कहाँ है, देख लीजिए 2πr θ/360, तो ये 38 का सी सही आंसर हो जाएगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद 39 में पूछा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यही फॉर्मूला जो ऊपर हम लोग अभी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये जो 36 नंबर में देखे हैं उसको ही लगा दीजिएगा, तो आराम से निकल
जाएगा। आपको त्रिज्या का मान रख देना है 6 सेंटीमीटर और उसमें केंद्र कोण जो होगा थीटा की जगह रख देना है 60, तो आराम से आपका निकल जाएगा आंसर। 40 नंबर देखिए, एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग सोचिएगा। ये जो है देखिए, यहाँ 7 अगर हम मान लेते हैं कि घोड़ा का यहाँ से इसको बांध कर रखा है, यहाँ घोड़ा है, तो यहाँ इतना दूर तक ना चल पाएगा वो। तो इसमें क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 रखिए और आर का मान रख दीजिए 7, 2 बार लीजिएगा 7 क्योंकि स्क्वायर में है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर 154 हो जाएगा। तो इस प्रकार कई क्वेश्चन है जो आप आराम से हल कर सकते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। उम्मीद है कि अब इस वीडियो से आपको बहुत लाभ हुआ होगा। थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आए थे कि उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, फिर भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना सवाल रखिए, मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, शेयर बटन के साथ सभी को फैला दीजिए। और चैनल नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नहीं जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइएगा। इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।